रजिया, ये मसाले तुमने धूप में नहीं सुखाए क्या? नहीं तो मसाले एकदम सूखे तो हैं, तो मुझे जरूरत नहीं लगी। नहीं रजिया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे लाए हुए मसालों को थोड़ी देर धूप में जरूर रख दिया करो, इससे इनकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। तुम्हें पता है ना, अगर मेरे बनाए कबाब अच्छे नहीं बने तो। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। कबाब जरा भी बिगड़े तो वो खड़ूस अरमान भी बिगड़ेगा आप पर। लाइए, मैं इन मसालों को धूप दिखा देती हूँ। और सुनो, तुम इतने गुस्से में मत रहा करो, हंसती हो तो ज्यादा अच्छी लगती हो। रहने दो जी, आपको मेरी हंसी की परवाह होती तो इस वक्त हम अलीगढ़ में होते। रजिया, काम से छुट्टी नहीं मिली तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। कुछ मत करो आप, उस अरमान की जी हुजूरी ही करो बस। मैंने सोच लिया है, अगली बार जब मेरे मायके में कुछ होगा ना, तो मैं बच्चों के साथ अकेली ही चली जाऊंगी, आपके भरोसे नहीं बैठूंगी। अच्छा ठीक है, चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस अब तो खुश हो जाओ। अच्छा ये बताओ, शाम को क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए? अगर वो अरमान मुंह ना बिगाड़े तो थोड़े से कबाब लेते आना, बच्चों का भी बहुत दिनों से मन है। ठीक है, लेता आऊंगा, अगर तुम एक बार मुस्कुरा दो तो। आप जाते क्यों नहीं? देर नहीं हो रही आपको? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था बिल्कुल, मुझे तो काम पर जाना था भाई। रजिया और इकबाल के निकाह को 4 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे, शामिया और रिजवान। इकबाल शहर के एक छोटे से ढाबे में काम करता था। उसके हाथों में गजब का स्वाद था, खास तौर पर उसके हाथों से बने कबाब उस ढाबे की पहचान थे। शाम होते ही ढाबे के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी और सभी की एक ही फरमाइश होती थी। अरे भाई 5 प्लेट कबाब जल्दी से, एकदम गरम चाहिए भाई। हाँ गर्मी मिलेंगे पर जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो वक्त लगेगा भाई, पहले से ही बहुत भीड़ है और सबको कबाब ही चाहिए। अच्छा तो फिर रहने दो, मैं देर हो रही है, हम कुछ और खा लेंगे। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है, खाएंगे तो कबाब ही, यहाँ बहुत ही अच्छे कबाब मिलते पता है। वो नहीं खाए तो समझ ले तेरा इस शहर में आना बेकार ही रहा। पर मूवी के लिए भी तो जाना है ना, और यहाँ तो टाइम लगने वाला है। मूवी छूटती है तो छूट जाए, पर कबाब नहीं छूटने चाहिए। अब भाईजान आप ये पैसे रखो, हम इंतजार कर लेंगे। ये इकबाल के हाथों का स्वाद ही था कि शहर के बड़े और नामी होटलों को छोड़कर लोग सिर्फ उसी के हाथों से बने कबाब खाने आया करते थे। लेकिन इसके बावजूद ढाबे के मालिक अरमान को इकबाल की बिल्कुल कद्र नहीं थी। इकबाल, इतना वक्त क्यों लग रहा है तुझे? है बाहर लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं है। बस अभी लाया। वो भाईजान, ये सिगड़ी थोड़ी टूट गई है, जिसकी वजह से काफी आंच बाहर आ रही है। तो हाँ, तो तू चला रहा है क्या? फालतू के बहाने मत बना और फटाफट कबाब बना कर ला, ये सिगड़ी अभी खूब चलेगी, मुझे ये बिल्कुल ठीक दिख रही है। अरमान हमेशा इकबाल से ऐसे ही बात किया करता था। असल में इकबाल से पहले उसके अब्बू अरमान के ढाबे पर ही काम किया करते थे। अपने आखिरी वक्त में जब वो बीमार पड़े तो अरमान ने उनके इलाज के लिए इकबाल को कुछ पैसे उधार दिए थे। हालांकि उन पैसों को खर्च करके भी इकबाल अपने अब्बू को नहीं बचा सका और उसकी माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो अरमान का उधार चुका सके, तो बस इसीलिए वो मजबूर था। अरमान ने उधार के बदले उसे अपने ढाबे पर काम करने को कहा। तनख्वाह के नाम पर भी इकबाल को बहुत ही कम पैसे दिया करता था, बावजूद इसके कि इकबाल के कबाबों की वजह से उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। अरे क्या हुआ भाई, पूरी रात खड़ा रखोगे क्या? है कहाँ है कबाब? आप रुकिए जनाब, मैं बस अभी देख कर आया। गुस्से से तिलमिलाया अरमान एक बार फिर ढाबे के पीछे बनी रसोई में इकबाल को हड़काने पहुंचा, लेकिन रसोई का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। इकबाल जमीन पर बेहोश पड़ा था। असल में कबाब जिस सिगड़ी पर सिक रहे थे, जो टूटकर बिखर चुकी थी, और जलते हुए कोयले इकबाल के ऊपर आ गिरे थे। इकबाल बुरी तरह जल गया था। ये क्या कर दिया कमबख्तों, काम का वक्त है और इसी वक्त तुम्हें ये सब करना था। भाईजान, इकबाल भाई बेहोश है, ये बुरी तरह जल गए हैं। हाँ हाँ दिख रहा है मुझे। उफ, अब इसका इलाज भी मुझे ही करवाना होगा, क्या मुसीबत है। अरमान ने इकबाल को पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। इकबाल के इस तरह चले जाने से रजिया की पूरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती थी, क्योंकि अब भी वो अकेली नहीं थी। अल्लाह पर भरोसा रख रजिया, वो सबका निगहबान है। और तू एक काम क्यों नहीं करती, तू अलीगढ़ चली जा, यहाँ बच्चों के साथ अकेली कैसे रहेगी तू? नहीं बाजी, निकाह के बाद मायका बस कभी कभी जाने के लिए ही होता है, और अम्मी अब्बू पर बोझ बनकर मैं कब तक जी सकूंगी? अपने बच्चों की खातिर अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने बहन, तुम्हें किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है। आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, इकबाल के साथ जो हादसा हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें काम चाहिए ना, तो मैं दूंगा तुम्हें काम। अब से तुम मेरे ढाबे के लिए कबाब बनाओगी।
लेकिन मुझे तो कबाब बनाने आते ही नहीं, उन्हें तो हमेशा यही बनाते थे। मैं तो बस मसाले वगैरह तैयार करने में इनकी मदद कर दिया करती थी बस। मत भूलो कि अल्लाह ने औरतों के हाथों को खास नेमत से नवाजा है, और तुम तो इकबाल की बीवी हो। मुझे भरोसा है कोशिश करोगी तो जरूर इकबाल से भी बेहतर कबाब बना सकोगी। रजिया अरमान की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी, साथ ही ये भी जानती थी कि फिलहाल इकबाल के ना होने से अरमान का ढाबा बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। यही वजह थी कि अरमान इतना रहमदिल हो रहा था। लेकिन सच ये भी था कि फिलहाल रजिया को भी काम की सख्त जरूरत थी। उसने अरमान की बात मान ली और उसके ढाबे पर काम करने लगी। ये एकदम बकवास है, इसमें तो बिल्कुल खुशबू ही नहीं है और स्वाद भी बिल्कुल बेकार है। माफ करना भाईजान, वो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। देखो रजिया, ये कोशिश से काम नहीं चलेगा। मुझे बिल्कुल वैसे कबाब चाहिए जैसे इकबाल बनाता था, और वो भी कल तक, समझी? वरना अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लेना तुम। ये मेरा ढाबा है, कोई खैरात खाना नहीं है जो मुफ्त की तनख्वाह बांटता रहूं। अरमान की रहमदिली का मुखौटा उतरने लगा था, क्योंकि रजिया कई कोशिशों के बाद भी कबाब में वो स्वाद नहीं ला पा रही थी जिसके सब दीवाने थे। इकबाल ने एक दो बार घर पर उसके सामने कबाब बनाए थे, इसलिए वो तरीका तो जानती थी, लेकिन ना जाने क्यों कहीं कुछ तो कमी थी। अम्मी, ये मसाले इन्हें बाहर धूप में रख दूं क्या? अब्बू हर बार ऐसा ही करने को कहते थे ना। अरे हाँ, वो ऐसा ही करते थे और कहते भी थे कि मसालों को धूप दिखाने से स्वाद और खुशबू दोनों आते हैं। रजिया की परेशानी का हल बस इतना सा ही था। उसने कबाब में डाले जाने वाले सभी मसालों को अच्छे से धूप में सुखाया और फिर कबाब बनाए। इस बार सब बढ़िया रहा और आखिरकार रजिया ने इकबाल जैसे कबाब बना ही लिए। अरमान का ढाबा एक बार फिर चल निकला। कुछ ही दिनों में पहले की तरह भीड़ जमा होने लगी, लेकिन फिर भी अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। भाईजान, रसोई बहुत छोटी है, एक खिड़की भी नहीं है जहाँ से धुआं निकल सके, और ये सिगड़ी भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि कम वक्त में ज्यादा कबाब बन सके। और हाँ, एक बात और, मुझे लगता है कि मेरे काम और मेरी मेहनत के हिसाब से मेरी तनख्वाह भी बहुत कम है। क्या? एक मिनट, तेरा दिमाग तो ठीक है रजिया? हैं? तुझे पता भी है तो किसके सामने इतना मुंह चला रही है? लगता है इकबाल ने कभी तुझे मेरे मिजाज के बारे में नहीं बताया। देख, मेरी बात सुन, जो है जैसा है सब कुछ वैसा ही रहेगा। तुझे काम करना है तो कर, वरना मैं कहीं और काम देख लूं। वैसे मुझे भी अब यही सही लगता है। आप मेरा हिसाब कर दीजिए और अपने लिए कोई नया खानसामा भी ढूंढ लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत? भूल गई मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे काम दिया और तू मेरा काम छोड़ने की बात कर रही है? मत भूल कि तेरे खानदान पर कर्जा है मेरा, और इसीलिए तुझे भी इकबाल की तरह मेरे यहाँ पर काम करते रहना होगा, और वो भी मेरी शर्तों पर, समझी? नहीं, अब समझना मुझे नहीं बल्कि तुम्हें होगा। मेरे शौहर बहुत सीधे आदमी थे और इसीलिए तुम हमेशा उनका फायदा उठाते रहे, और मुझे यहाँ आकर ही पता चला कि असल में तुम ही उनकी मौत के जिम्मेदार हो। तुमने वो टूटी सिगड़ी सही वक्त पर बदलवा दी होती तो मेरे शौहर आज जिंदा होते। तो बात ये है कि तुम्हारा कर्जा तो गया भाड़ में। अगर सीधी तरह से मेरे बकाये पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं यहाँ से सीधे पुलिस के पास जाऊंगी, समझे? रजिया के तेवर भी अलग थे और हालात भी। असल में उसने पहले से ही सब सोच रखा था। इकबाल ने हमेशा खुद को अरमान के एहसानों तले दबाए रखा, लेकिन रजिया वो अब आजाद थी। उसे बहुत कुछ करना था, कबाब के उसी स्वाद के दम पर जिन्हें अब उनकी असली पहचान मिलने वाली थी। मनोहर जलेबी का ठेला लगाता था। उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी। लोग उसकी जलेबी के ठेले से गर्म गर्म जलेबी खाते और पैक करवाकर घर भी ले जाते थे। मनोहर भाई, पतली करारी जलेबी बनाकर आधा किलो पैक कर देना है। जरा 250 ग्राम जलेबी तो देना। भैया 1 किलो जलेबी डिब्बे में पैक कर देना। बाबा, ये आपके लिए शाम की चाय लाई थी। आओ तुम चाय पी लो, तब तक ठेला मैं संभालती हूँ। ठीक है बेटिया, 1 किलो जलेबी इन भाई साहब को डिब्बे में पैक कर दे। ये लीजिए आपकी जलेबी। बाबा, आपको पता है आज माँ आपकी पसंद की करेले की सब्जी बना रही है। अच्छा, पर तुझे तो करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कैसे खाएगी? आपको एक राज की बात बताऊं? मैं अभी घर जाते हुए 20 रुपए का पनीर लेती जाऊंगी। और क्या, एक प्याज डालो और एक टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च, बन गई पनीर की भुर्जी। अब एक हलवाई की बेटी हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ये देखो, मैंने बिल्कुल आप ही की तरह जलेबी तलकर तैयार की है। अब मैं चलती हूँ, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। आप शाम को जल्दी आ जाना। ज्योति के रूप में बिटिया पाकर सचमुच मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मेरी बच्ची कितनी समझदार है। ज्योति मनोहर की इकलौती औलाद थी। मनोहर और शारदा ज्योति को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन अचानक। ज्योति, इतनी तेज तेज दरवाजा कौन खटखटा रहा है? जरा देखो तो। अरे, आ रही हूँ।
इतनी तेज दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? बंसी भैया, आप क्या हुआ? आप हड़बड़ा क्यों रहे हो? ज्योति, तुम्हारे बाबा के हाथ के ऊपर गर्म तेल की कढ़ाई गिर गई है। उनका सीधा हाथ पूरा जल गया है। हम उन्हें बराबर के अस्पताल में ले गए हैं। डॉक्टर अभी उन्हें देख रहे हैं। क्या? माँ, जल्दी चलो, बाबा पता नहीं किस हाल में होंगे ये। ज्योति शारदा के साथ अस्पताल पहुंचती है। मनोहर का सीधा हाथ पूरी तरह से जला हुआ था। इनके हाथ पर गर्म तेल गिरने से स्किन जल गई है और छाले पड़ गए हैं। जख्म को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। बाबा, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं बिटिया, हाथ कैसे लग गया कुछ समझ ही नहीं आया। कढ़ाई मेरे हाथ के ऊपर पलट गई। डॉक्टर मनोहर को लगाने की और खाने की दवाई लिख कर दे देता है। दवाइयाँ इतनी महंगी थी कि जितने भी घर में जुड़े हुए पैसे थे सब मनोहर के इलाज पर लग गए। कुछ ही पलों में मनोहर के घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। शारदा, सब कैसे होगा? ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा। हमारे जुड़े हुए सारे पैसे मेरे इलाज में लग गए। बाबा, आप आराम करो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और जलेबी का ठेला मैं संभाल लूंगी। आपने मुझे जलेबी बनाना सिखा रखा है ना? कल से मैं जलेबी का ठेला लगाऊंगी, आपका काम मैं करूंगी। और अगले दिन से ज्योति बाजार में जलेबी का ठेला लगाने लगी। घर की जिम्मेदारी अब ज्योति के ऊपर आ गई थी। वो भी अपने पिता की तरह बहुत अच्छी जलेबी बनाती थी। एक दिन, ये मनोहर जलेबी वाले का ही ठेला है ना? जी, वो मेरे बाबा हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आजकल जलेबी का ठेला मैं संभाल रही हूँ। अच्छा, हमें राम मंदिर के लिए 20 किलो जलेबी चाहिए। पहले भी हमारे सेठ जी ने तुम्हारे पिताजी से मंदिर के लिए एक बार जलेबी बनवाई है। उन्हें तुम्हारे पिताजी के हाथ की शुद्ध बढ़िया घी में बनी जलेबी बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर देने के लिए भेजा है। ये लो 2000 रुपए, मैं तुम्हें एडवांस देकर जा रहा हूँ, ठीक है? बाकी के पैसे जब जलेबी लेकर आओगी तो कल मंदिर में सेठ जी से ले लेना, ठीक है? ठीक है भैया जी, कल मैं 12 बजे मंदिर में जलेबी लेकर पहुंच जाऊंगी। ज्योति खुशी से घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है। माँ, कम से कम 6 से 7 हजार रुपए इकट्ठे आ जाएंगे। ये 2000 रुपए आप रखो, ये मुझे एडवांस मिले हैं। पर बेटिया, तो 20 किलो जलेबी कल दोपहर 12 बजे तक कैसे बनाएगी? बाबा, आप चिंता मत करो, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी कि समय से पहले बना लूंगी। तुम चिंता मत करो, कल मैं भी जलेबी बनाने में ज्योति की मदद कर दूंगी। ज्योति अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाती है और अपनी माँ शारदा के साथ मिलकर 20 किलो जलेबी तैयार कर लेती है और वो जलेबी का ऑर्डर लेकर राम मंदिर पहुँचती है। मैं देख रहा हूँ आप पिछले 20 सालों से अपनी खोई हुई बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं और अपनी बेटी के जन्मदिन पर आप भगवान राम को जलेबी का भोग लगाते हैं। पंडित जी, पता नहीं, मेरा मन कहता है मेरी खोई हुई बेटी मुझे जरूर मिलेगी और मेरा भगवान राम पर अटूट विश्वास है। वो मेरी बच्ची, मेरी कोमल को एक दिन हम बूढ़े माँ बाप से जरूर मिलवाएगी। हे प्रभु, हमारी बच्ची जहाँ कहीं भी हो ठीक ठाक हो, उसकी हमेशा रक्षा करना। सेठ सेठानी अभी पंडित जी से बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें ज्योति की आवाज सुनाई दी। सेठ जी, ये जलेबी का ऑर्डर आपने जो दिया था मैं ले आई हूँ। अच्छा, लाओ बेटिया, इधर दे दो। पंडित जी, ये जलेबी का प्रसाद भगवान राम को भोग लगा दीजिए, फिर हम सब गरीबों में बांट देंगे। ये लो बेटिया, तुम्हारे बाकी के बचे हुए 5000 रुपए और ये 2100 रुपए मेरी तरफ से उपहार समझो। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ये तुम्हारे गले में लॉकेट, ये तो सुमित्रा हमने अपनी कोमल को पहनाया था ना जब वो पैदा हुई थी? हाँ, ये लॉकेट तो हमने कोमल के पहले जन्मदिन पर उसे पहनाया था। इसका मतलब तुम हमारी बेटी हो, हमारी कोमल। हे प्रभु श्री राम, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। जिस खोई हुई बेटी का जन्मदिन आज मैं उसकी याद में मना रहा हूँ, वो मेरे सामने खड़ी है। मैं कुछ समझी नहीं सेठ जी। बेटी, हमें अपने घर ले चलो, मुझे तुम्हारे माता पिता से अभी मिलना है। भगवान राम का आशीर्वाद लेकर सेठ सेठानी ज्योति के साथ उसके घर पर जाते हैं। वहाँ मनोहर उन्हें सारी सच्चाई बताता है। ज्योति बेटिया, ये सच है, तुम हमारी अपनी औलाद नहीं हो। तुम मुझे एक मेले में रोती हुई मिली थी। मैंने तुम्हारे माता पिता को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। हम दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। मैंने और शारदा ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी बनाकर पाला। सेठ जी और सेठानी जी ही तुम्हारे जन्मदाता है, इन्हें प्रणाम करो बेटिया। भगवान राम के आशीर्वाद से सेठ सेठानी को अपनी खोई हुई कोमल वापस मिल जाती है। वो ज्योति, मनोहर और शारदा को अपने साथ ले जाते हैं और उस दिन से ज्योति अपने असली माता पिता मनोहर और शारदा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।